डार्क वेब का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन डार्क वेब को डीपली बहुत कम लोग जानते हैं, जैसा कि डार्क वेब के अंदर एक्सेस किस तरह से किया जाता है, या फिर डार्क वेब की हिस्ट्री क्या है, या फिर डार्क वेब के अंदर कौन कौन से इलीगल काम होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ डार्क वेब। शुरू में जब इंटरनेट पॉपुलर हुआ तो ये लोगों को बहुत ज्यादा दिलचस्प लग रहा था कि हम एक जगह से दूसरी जगह आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर दोनों डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। तो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे जो कि कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, इसलिए किसी को भी ट्रैक करना बहुत ज्यादा आसान था। तो काफी गिने चुने लोग थे जो कि कंसर्न थे अपनी सिक्योरिटी और डाटा को लेकर, और उन्हीं गिने चुने लोगों में एक यूएस की अथॉरिटी आती है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च लैब, शॉर्ट फॉर्म यानी कि NRL। तो 1995 में यूएस के रिसर्चर्स के दिमाग में आया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें हम इंटरनेट की एक ऐसी कनेक्शन बना पाए जिसके अंदर ये रिवील ना हो सके कि कौन किससे क्या बात कर रहा है, और अगर इन्हें कोई मॉनिटर करने की कोशिश भी करे तो भी मॉनिटर ना कर पाए। और इनके दिमाग में बड़ा ही सिंपल सा जवाब आया, और जवाब था द अनियन राउटिंग। तो अब अनियन राउटिंग क्या है, देखें इसके पीछे एक बड़ा बेसिक सा आइडिया है कि इंटरनेट ट्रैफिक को बहुत सारे सर्वर्स के थ्रू लेके जाया जाए और इन सर्वर्स में बार बार डाटा इनक्रिप्ट होता रहे। द अनियन राउटिंग के बारे में हम आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। तो रिसर्चर्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दी और प्रोजेक्ट का नाम था द अनियन राउटिंग प्रोजेक्ट, यानी कि टॉर। हाँ, तो कहा यह जाता है कि टॉर बनाया था लोगों के लिए, पर एक्चुअल में ये सच नहीं है। NRL ने टॉर बनाया था यूएस के लिए, तो डैट कि इसके जो एजेंट्स हैं वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें ताकि इनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। लेकिन मजबूरी में इनको ये पब्लिक करना पड़ा। लेकिन मजबूरी में क्यों? मसला ये था कि अगर यूएस गवर्नमेंट शो होगा तो वेबसाइट वाले को पता लग जाएगा ये कनेक्शन टॉर से आया है, और अगर ये कनेक्शन टॉर से आया है तो इसका मतलब है कि कोई यूएस का एजेंट मेरी वेबसाइट को देख रहा है, क्योंकि सिर्फ यूएस ही टॉर को यूज कर रहा था और एग्जैक्टली उन्हीं का कोई एजेंट होगा। इसलिए उन्होंने टॉर को पब्लिक किया था ताकि सब लोग इसको यूज कर सकें और जो यूएस के एजेंट्स हैं वो लोगों के बीच में एनोनिमस रह सकें। और इस तरह से यूएस गवर्नमेंट ने अनियन राउटिंग को पब्लिकली रिलीज किया, जिसे हम आज टॉर बुलाते हैं। एट द एंड टॉर तो वो है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि I2P या फ्रीनेट, और ये सब मिलकर बनाते हैं वेब। इसी का एक हिस्सा है डीप वेब। तो डीप वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको कि सर्च इंजन नहीं देख सकते। मोस्टली डीप वेब पे कुछ हार्मफुल चीजें नहीं होती, मोस्टली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट। ऑनलाइन रेगुलर ब्राउजर जो होते हैं वो नॉर्मल वेब तक ही सर्च कर पाते हैं और वहाँ उनकी सर्च रुक जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आपको एक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग में से एक बुक को सर्च करना है। अब आपने उस बुक का नाम गूगल पर सर्च किया। अब जरूरी नहीं है कि गूगल आपके लिए वो बुक पब्लिक लाइब्रेरी कैटलॉग के अंदर से लेकर आ जाए, पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डीप वेब पर स्टोर है। देखो, जो सर्च इंजन है वो लिंक का यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट को ढूंढने के लिए, और इसके बाद वो अपने पैरामीटर के बेसिस पर इन वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। और इस केस में सर्च इंजन डाटा नहीं दे पाया क्योंकि कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं था। तो अब अगर आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर से बुक को ढूंढना है तो आपको इस पब्लिक लाइब्रेरी की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाकर आपको सर्च बार यूज करके इस बुक को सर्च करना पड़ेगा, तब जाके वेबसाइट सर्वर से कनेक्ट होगी। और ऐसे केस में हमने बहुत दफा देखा है कि अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसका सर्च बार यूज करके कुछ सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपको वो डायरेक्टली गूगल पे नहीं मिल रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डीप वेब को एक्सेस कर रहे हैं। डीप वेब का साइज कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, हमारी नॉर्मल इंटरनेट से 500 गुना ज्यादा होता है, अराउंड अबाउट 7500 TB के आसपास माना जाता है। और इसके ऊपर नंबर ऑफ वेबसाइट अननोन मानी जाती है। और इसके बाद इंटरनेट का एक और पार्ट आता है जिसको हम तकरीबन सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है सरफेस वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसमें हमारा यूट्यूब आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, और ऐसी करोड़ों वेबसाइट हैं जो कि एक आम आदमी के यूज में होती हैं। और सरफेस वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको कि सर्च इंजन बहुत ही आराम से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो फिर एक न्यूज वेबसाइट हो या फिर वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो। तो एट द एंड जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट की सिर्फ एक लेयर है जिसको कहा जाता है सरफेस वेब, विजिबल वेब और क्लियर वेब। और ये जो इंटरनेट का पार्ट है जो मैं और आप यूज करते हैं, जो हमें इतना बड़ा लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% पार्ट है इंटरनेट का, और इसका साइज माना जाता है 19 TB के अराउंड बोर्ड, यानी कि इसके ऊपर 5.5 बिलियन वेबसाइट स्टोर हैं। फर्ज करें कि हमारे पास 100% इंटरनेट है, इसमें जो 85% है वो है हमारा डीप वेब, 10% है हमारा सरफेस वेब, 5% है हमारा डार्क वेब। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के सिर्फ टोटल 3 ही पार्ट हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट हैं। इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। जिस चीज के ऊपर हमारा पूरा इंटरनेट चल रहा है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये सब कुछ कैसे होता है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा एक IP एड्रेस होता है जो कि हमारी ऑनलाइन एक आइडेंटिटी होती है। तो अब अगर आप मान लो कि आप पाकिस्तान के शहर कराची में हैं और आपको एक वेबसाइट को एक्सेस करना है जो कि लेट्स सपोज होस्टेड है कैलिफोर्निया में, तो नॉर्मली ब्राउजर क्या करता है, जैसे आप टाइप करके एंटर करते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट को डायरेक्ट लेके जाता है कैलिफोर्निया। बट टॉर में ऐसा नहीं होता। टॉर में आपकी रिक्वेस्ट जाती है मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू। जैसा कि आपने कराची से रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले वो जाएगी इंडिया, इंडिया से जाएगी वो टोक्यो, टोक्यो से जाएगी स्पेन,
एट द एंड वो इस तरह करते करते मुख्तलिफ सर्वर्स के थ्रू से पास होगी, फिर जाके वो एट द एंड वो पहुंचेगी कैलिफोर्निया। उसके बाद जाकर आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकोगे। तो जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट मुख्तलिफ सर्वर से पास होती गई, इसकी इंक्रिप्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। बेसिकली आपकी एक सिंपल सी भेजी हुई रिक्वेस्ट एक बहुत बड़े कोड में चेंज हो जाती है। सो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि टॉर की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करके अपने एंड पॉइंट तक पहुंचती है। क्योंकि उसका काम आपको एनोनिमस रखना है, इसलिए वो अपना टाइम लेता है। बट एक सवाल हमारे जहन में आता है कि मतलब हमें जरूरत क्या है इस चीज की कि हम इसको डायरेक्ट क्यों नहीं चला सकते। देखो, अभी अभी हमने समझा कि हम डार्क वेब को अनियन राउटिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डार्क वेब को डायरेक्टली एक्सेस कर दो। ऐसा नहीं है कि अगर आप यानी कि क्रोम में जाओ और जाकर .onion.com लिखो और आपको कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो अब इस चीज को समझते हैं कि टॉर के अंदर जो वेबसाइट होती है वो किस तरह से चलती हैं। अब ये बात काफी हद तक क्लियर है कि हम उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डार्क वेब की जो वेबसाइट का लिंक होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। तो अब ये एक डार्क वेब की न्यूज वेबसाइट है। सबसे पहले हम इसमें कुछ चीज नोटिस करते हैं। नंबर 1, इसका नाम है deep.web, और अगर इसका URL देखोगे तो वो ऐसे डायरेक्ट नहीं है जैसे deep.com या web.com। ये काफी कम्प्लेक्स है। इसका होस्ट नेम है deep.35s समथिंग। ये इसलिए रैंडम रखा जाता है ताकि इसको एक हिडन सर्विस बनाया जा सके। सेकंड चीज अगर आप नोटिस करें तो इसका जो डोमेन सफिक्स है वो है .onion। अब .onion क्या होता है? हमारे यहाँ .com या .net होता है, इसी तरह डार्क वेब के ऊपर .onion होता है। और भी हो सकते हैं जैसा कि YouTube भी हो सकता है, बट मेजरली .onion डार्क वेब के ऊपर एग्जिस्ट करता है। और अगर हम .onion वाले URL को क्रोम में चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि सरफेस वेब के ऊपर .onion नाम का कोई भी डोमेन सफिक्स नहीं होता। तो फिर हमें ऐसी वेबसाइट को चलाने के लिए चाहिए होता है टॉर यानी कि द अनियन राउटिंग। अब क्योंकि हमें डार्क वेब के बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्लियर है कि आखिर अनियन राउटिंग क्या होती है, या फिर डीप वेब के ऊपर क्या होता है, या फिर सरफेस वेब के ऊपर क्या होता है, तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आखिर डार्क वेब के ऊपर क्या होता है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा ख्याल किया जाता है कि डार्क वेब के ऊपर 100% जो काम होते हैं सारे इलीगल काम होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, इलीगल काम होते हैं डार्क वेब पे, बहुत हाई स्केल में इलीगल काम होते हैं, लेकिन 100% डार्क वेब इलीगल कामों से नहीं भरा हुआ। क्योंकि डार्क वेब पे काफी सारे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें एनोनिमस रहना है और उन्हें ट्रैक नहीं होना। एट द एंड डार्क वेब पे जस्ट क्लब्स भी होते हैं और फेसबुक की भी डार्क वेब पे काफी प्रेजेंस है, लेकिन काफी सारी रिसर्च इस चीज पर हो चुकी है जो ये प्रूफ करती है कि डार्क वेब पे 50% जो वेबसाइट है वो इलीगल कामों के लिए होती हैं। मतलब A to Z मिलाकर डार्क वेब के कंटेंट का बहुत बड़ा जंक वो होता है जो हम और आप नहीं देखना चाहेंगे, जो इन नॉर्मल यूट्यूब वीडियो से खुश रहते हैं। अब मुझे 1% भी नहीं लगता कि हमारे में से कोई ब्लैक मार्केट ड्रग्स, ब्लैकमेलर या हिटमैन हायर करने में इंटरेस्टेड होगा। और ये सारी बातें मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ, और इन सब के बारे में डिटेल में हम एपिसोड 2 में डिस्कस करेंगे। बाकी ये तो वो चीजें हैं जो कि दुनिया को पता है। डार्क वेब का 20 to 30% पार्ट वो है जो कि काफी ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है, किस किस तरह के ड्रग्स या फिर किस किस तरह के वेपन्स आपको डार्क वेब पे मिल सकते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ Amazon है, इसी तरह डार्क वेब पे बहुत सारे ई-कॉमर्स स्टोर हैं जो ये सब चीजें सेल करते हैं। अब मसला बहुत ही सिंपल है। अगर टॉर्क को सबके लिए एक्सेसिबल रखा जाएगा तो टॉर्क को वो लोग भी यूज करेंगे जिन लोगों को गलत कामों से पैसे बनाने हैं। इस बात की 100% श्योरिटी है कि वो लोग इस चीज को यूज जरूर करेंगे, क्योंकि उनका क्या ही नुकसान है कि अगर वो अनोनिमस रहकर अपने काम को अंजाम दे सकें, वो यकीनन इस चीज को यूज करना प्रेफर करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आपको डार्क वेब पे टेररिस्ट भी मिल सकते हैं। बाकी छोटी मोटी सर्विसेज तो 100% अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हैकिंग, डीडोस अटैक या फिर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकलवाना। ये सारी चीजें डार्क वेब पे सिक्कों के हिसाब से बिकती हैं, और डार्क वेब पे ये बता पाना कि क्या सच है और क्या झूठ ये बहुत मुश्किल है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दिस इज बेस्ड ऑन टेक्निकल पार्ट, जैसा कि एनोनिमिटी मेंटेन कैसे की जाती है, डीप वेब पे क्या होता है, डार्क वेब पे क्या होता है, या डार्क वेब की हिस्ट्री क्या है, एटसेट्रा। अब हम सेकंड एपिसोड में ये डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब आखिर पॉपुलर कैसे हुआ और वहाँ पर कैसी कैसी एक्टिविटीज होती हैं, और बाकी थोड़ा बहुत हम बाकी सेक्शंस पर भी बात करेंगे, जैसे कि मरियाना वेब। In the second episode of this series, we will see how the dark web became so popular that today it has a millions of users. इस वीडियो में हम इंटरनेट के बाकी उन 5 पार्ट्स की भी बात करेंगे जिनको मैं पिछली वीडियो में स्किप किया था। And we will also talk about the dark illegal activities happening on the dark web. And to be honest, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अभी तक फेक हैं। Let's first start from how the dark web became so popular. क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज आज आई है और वो आज के आज ही पॉपुलर हो जाए। उसके पीछे कोई ना कोई इंसिडेंट या फिर कोई ना कोई स्टोरी लिंक होती है। So let's start the story of Silk Road. So ऐसा नहीं था कि डार्क वेब शुरू से इतना ज्यादा पॉपुलर था। एक पॉइंट पर आकर डार्क वेब को पीक मिली थी, और वो पॉइंट था जब दुनिया को पता चला था सिल्क रोड के बारे में। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 2011 के राउंड बोर्ड सिल्क रोड फर्स्ट टाइम एक्टिव हुआ था, और जो इसका ऑनर था उसका नाम था रॉस विलियम उलब्रिज। सो व्हाट इज सिल्क रोड? तो बेसिकली एक डार्क वेब का ब्लैक मार्केट था जहाँ पे बहुत हाई स्केल में ड्रग्स सेल किए जाते थे। यहाँ पर वो सारे ड्रग्स अवेलेबल थे जो ना तो नॉर्मल लोगों के लिए बने थे और ना उनके लिए एक्सेसिबल
अवेलेबल थे। सो A to Z मिलाकर वो सारे ड्रग्स जो एक एक्सट्रीम पावरफुल होते हैं वो सारे यहाँ पर अवेलेबल थे। और ये वेबसाइट तकरीबन 2.5 years तक के लिए ही एक्टिव रही। और इतने से टाइम पीरियड में जो इसका एस्टिमेट रेवेन्यू था वो था $1.2 बिलियन का, क्योंकि अपने आप में ये पहला नारकोटिक्स का बाजार था जो कि डार्क वेब पर एक्टिव हुआ था। एट द एंड इट हैज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आफ्टर ऑल दिस अक्टूबर 2013 में FBI ने सिल्क रोड को बंद कर दिया और उन्होंने उसके ऑनर को पकड़ लिया। और वो कैसे पकड़ा वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है। एक्चुअल में उसने अपना गलती से ईमेल एक्सपोज कर दिया था जिसकी वजह से FBI ने उसको पकड़ लिया। एंड लेट्स स्टे अवे फ्रॉम द पर्सनल स्टफ। क्योंकि FBI ने सिल्क रोड को बंद किया था तो इसलिए न्यूज मेन स्ट्रीम बन गई और इसलिए लोगों को पहली बार डार्क वेब के बारे में पता चला। और इस चीज का प्रूफ है ये ग्राफ। ये ग्राफ आपको ये दिखाएगा कि सिल्क रोड के बैन होने से पहले टॉर पर कितने यूजर थे और सिल्क रोड के बैन होने के बाद टॉर पर कितने यूजर्स हुए। तो सिल्क रोड के बैन की न्यूज से पहले कुछ ग्राफ ऐसा दिखता था और इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैंने आज तक इतनी खतरनाक स्पाइक किसी बिजनेस के अंदर नहीं देखी। तो इस ये सारे इंसिडेंट के बाद डार्क वेब और ज्यादा पॉपुलर हो गया था। और जैसे ही सिल्क रोड बंद हुई सिल्क रोड 2.0 खुल गई और फिर उसे भी एक साल के बाद FBI ने बंद करवा दिया। और फिर उसके बाद 3.0 खुल गई, उसको भी FBI ने बंद करवा दिया। और ये चीज चलती रही क्योंकि सिल्क रोड के ऑनर ने कहा था यू कैन किल द सिल्क रोड बट यू कैन नॉट किल द आइडिया ऑफ सिल्क रोड। और वही हुआ भी। आज सिल्क रोड जैसी बहुत सारी नारकोटिक बाजार डार्क वेब पर अवेलेबल हैं। तो इस सिल्क रोड वाले इंसिडेंट के बाद डार्क वेब ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी और इसका प्रूफ है वो ग्राफ। तो नाउ बिफोर जंपिंग द डार्क लीगल स्टफ एंड डिस्कस द अदर पार्ट ऑफ इंटरनेट, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में बोला था कि इंटरनेट के टोटल 7 पार्ट्स हैं जिसमें से हम 3 के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। द डीप वेब, द सरफेस वेब एंड द डार्क वेब। इन तीनों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कस की थी। अब हम बात करते हैं बाकी के बचे हुए 5 पार्ट्स के बारे में। सो आफ्टर वी हैव द सेकंड लेयर ऑफ इंटरनेट कॉल्ड एज द बर्जी वेब। ये बिल्कुल सरफेस वेब जैसा ही है क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें टॉर की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हम नॉर्मल ब्राउजर्स में चला सकते हैं। बर्जी वेब पर वो वेबसाइट होती हैं जो वैसे तो अंडरग्राउंड होती हैं लेकिन गूगल इनको इंडेक्स कर सकता है। जैसे कि एक वेबसाइट है द 4chan या फिर द ब्लैक हैट वर्ल्ड। और इस लेयर में आपको वो सारे गूगल सर्च रिजल्ट्स मिल जाएंगे जो कि गूगल की तरफ से ब्लॉक कर रखे होते हैं। सो अब हमारे पास इंटरनेट की 4th लेयर आती है जिसका नाम है द चार्टर वेब। चार्टर वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम टॉर से एक्सेस कर सकते हैं और ये डीप वेब का मोस्ट एक्सेस पार्ट है। यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम लेवल के ड्रग्स बेचे जाते हैं या फिर ये ह्यूमन ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा सोर्स है। और यहाँ पर बैंड मूवीज भी बहुत सारी मिल जाती हैं। और इसी लेवल पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है हिडन विकी और ये आपकी वो पहली वेबसाइट होती है जब भी आप डीप वेब को पहली दफा एक्सेस करते हैं। और यहाँ पर आपको वो सारे डीप वेबसाइट के लिंक्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप डीप वेब को सर्फ कर सको। एंड नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ चार्टर वेब एंड आई थिंक इट्स टू मच सीरियस। सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि टॉर यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इसके लिए एक स्पेशल मेथड यूज होता है जिसको कहते हैं CSS। हाँ, ये वो एचटीएमएल वाला CSS नहीं है, इसका मतलब है क्लोज शेल सिस्टम। एंड इस पार्ट का कंटेंट काफी लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। यहाँ पर आपको मिल सकते हैं हार्डवेयर एक्सपेरिमेंट, हरासमेंट वीडियोस या फिर अननोन लोकेशन ऑफ एटलांटिस या फिर सुपर कंप्यूटर और या फिर AI जैसी चीजें। और इस लेवल पर आप ड्रग्स या गन्स बहुत ही आराम से खरीद सकते हो। और इस लेवल तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है। नाउ द 5th लेयर ऑफ इंटरनेट इज मारियानास वेब और ये इंटरनेट का काफी ज्यादा खतरनाक पार्ट माना जाता है। यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपके पास उस वेबसाइट का प्रॉपर URL होना चाहिए। इसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी और आपने देखा था कि इसका URL काफी कम्प्लेक्स होता है तो वो हमें याद रखना पड़ता है। सेकेंडली, आपको यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक की भी चाहिए होती है, यानी कि पासवर्ड जैसा कुछ। अगर आप इस वेबसाइट में एंटर करना चाहते हैं तो यकीनन उसके लिए आपको की जरूरत होगी, यानी कि पासवर्ड जैसा ही कुछ। लेकिन की तक पहुँचने की बात तो बाद में आती है क्योंकि एक आम आदमी का यहाँ तक पहुँचना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए लगते हैं एल्गोरिथम्स और बहुत सारी कैलकुलेशंस और वो सिर्फ कंटेंट कंप्यूटर ही कर सकते हैं। पर यहाँ पर ऐसा है क्या? कहा जाता है कि यहाँ पे वो चीजें हैं जो कि एक आम इंसान को ना पता चले तो ही बेहतर है, जैसे कि गवर्नमेंट के ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि लोगों को ना पता हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि मिलिट्री का जो डाटा होता है वो भी मारियानास वेब के ऊपर होता है। और एक काफी बड़ी थ्योरी ये भी है कि जो इल्यूमिनाटी का डाटाबेस है वो भी मारियानास वेब के ऊपर है। बट स्टिल ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, पर मानने वाले मानते हैं। अब आगे के जो 2 लेवल हैं वो काफी बोरिंग हैं और बेसिकली उनके बारे में बताकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि उन लेवल तक कोई भी नहीं पहुंच सकता क्योंकि मारियाना तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल बात है और आगे की बात तो बाद में आती है। और इसके बाद जो इंटरनेट का लेवल आता है उसका नाम है द फोक या फिर द वायरस सूप। और यहाँ पहुंचकर आपको मिलेगा सिर्फ कोड कोड और कोड। और जो लास्ट पार्ट इंटरनेट का आता है उसको कहा जाता है द परमैक्स सिस्टम। और ऐसा कहा जाता है कि ये इंटरनेट का वो पार्ट है जिसकी वजह से पूरा इंटरनेट चल रहा है, मतलब जो सारे इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा है। और ये लेयर 2000 में डीप वेब के सर्च के अंदर पाया गया था और कहा जाता है कि यहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका, मतलब सुपर कंप्यूटर
कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर कोई भी नहीं पहुंच सका। तो अब इन सबको डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं अबाउट द इलीगल एक्टिविटीज हैपनिंग ऑन द डार्क वेब। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने सिल्क रोड के बारे में बात की थी, ऐसा और बहुत कुछ होता है डार्क वेब पे। और ये चीजें बताने से पहले एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर जो कि हमें एपिसोड 3 तक लेकर जाएगा। और अब जो मैं बताने वाला हूँ इनमें से कुछ बातें सही हैं और कुछ बातें सिर्फ ख्याल की जाती हैं, और ये सारी बातें मैं ऐसे हवा में नहीं कर रहा। आई गॉट सम डिसेंट लॉजिक टू प्रूव द फेक नेचर ऑफ दीज एक्टिविटीज। तो ये डिस्क्लेमर याद रखना, ये हमें एपिसोड 3 तक लेकर जाएगा। अब बात करते हैं उन लीगल एक्टिविटीज की जो होती हैं डार्क वेब पे। सबसे पहले तो वो चीज जो काफी ऑब्वियस है, जैसे कि हैकिंग या फिर किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकालना या फिर फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाना। और ये बहुत बेसिक पार्ट है डार्क वेब का। और इन सब कामों के लिए डार्क वेब पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे कि एक्सडेडिक, चेक फोरम, ट्रोजन फोर्ज, डार्क जीरो डी और द रियल डील डार्क नेट मार्केट। और ये हैकर्स के वो ग्रुप्स हैं जो कि काफी ज्यादा फेमस हैं डार्क वेब पे। और उनमें से कुछ सर्विसेज मैं आपको बताता हूँ। अगर हमें किसी का ईमेल स्पैम करवाना है तो ऑलमोस्ट $10 to $50 लगते हैं, और वो 5 लाख मैसेजेस भेज देगा उस इंसान को और उसके ईमेल भर जाएगा। या फिर किसी की क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकालना कम से कम लेकर $60 तक मिल जाता है। और इसके अलावा डार्क वेब पर एक और सर्विस है जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसको कहा जाता है DDoS अटैक। अब DDoS अटैक क्या होता है कि एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ 1 सेकंड में 1 लाख रिक्वेस्ट हैंडल कर सकती है। अब हैकर्स क्या करते हैं कि 1 सेकंड में 5 लाख या फिर 10 लाख रिक्वेस्ट इकट्ठे भेज देते हैं, जिसकी वजह से वो वेबसाइट फ्रीज हो जाती है और उसकी फंक्शनिंग रुक जाती है। और ये चीज करवाई जा सकती है सिर्फ और सिर्फ $7 पर आवर्स के रेट पे। और ये छोटी मोटी सर्विसेज काफी आम है डार्क वेब पे। अब थोड़ा लेवल अप करते हैं और हिटमैन्स की बात करते हैं। और डार्क वेब पे जो हिटमैन हायर करने की फेमस वेबसाइट है वो है वीजा माफिया। और इसके काफी ज्यादा प्रूफ भी है कि ये हिटमैन ऑफर करते हैं। बट एक दफा इन्हीं में से किसी एक एडमिन का ईमेल लीक हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि ये साइट फेक है, हमारे पास कोई हिटमैन नहीं है, हम तो पुलिस के लिए काम करते हैं। अब तो ये एक साइड है, और इसी की एक दूसरी साइड है कि उनका एक और ईमेल लीक हुआ था जिसमें ये एक हिटमैन की टेस्टिंग करना चाहते थे। मतलब वो अप्रूव करें अपने साथ काम करने के लिए या फिर ना करें, मतलब उन्होंने टेस्ट लेना था। उस ईमेल में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी कि अगर आप चाहो तो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ था कि एक A4 शीट पे वीजा माफिया करके कुछ लिखना और एक कार चलानी है और वीडियो बना के YouTube पे अपलोड कर देना। एंड गेस व्हाट, आई फाउंड द सेम वीडियो ऑन YouTube डूइंग द सेम थिंग एज इंस्ट्रक्टेड बाय दैट ईमेल। तो पॉइंट ये है कि 2 ईमेल्स हैं जिनमें से एक बोल रहा है कि हिटमैन है ही नहीं और एक बोल रहा है कि टेस्ट लेना है। तो अब आप किसको सच मानोगे? कुछ नहीं कह सकते। और नेक्स्ट जो चीज है जो कि पक्का है कि डार्क वेब पे होती है, और वो है इलीगल हैरेसमेंट वीडियोस। और ये एक्चुअल डार्क साइड है जिसमें लोगों को किडनैप किया जाता है एंड अरेस्ट यू नो वेयर इट्स गोइंग। तो यहाँ पर जो होता है वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं, यानी कि एनोनिमस ग्रुप हैकिंग के बारे में। और अगर आपको पता होगा वो मास्क या फिर आपने देखा है इसको कहीं, तो ये उन्हीं लोगों का है। तो 2011 की बात है कि इस हैकिंग ग्रुप ने एक डार्क वेब की होस्टिंग सर्विस फ्रीडम होस्टिंग को हैक कर लिया था। और इसी होस्टिंग सर्विस पे डार्क वेब की 40+ इलीगल हैरेसमेंट साइट पोस्टेड थी, और उन्होंने वो सारी वेबसाइट डिलीट कर दी। और उन्हीं वेबसाइट में से एक वेबसाइट थी जिसका नाम था लोलिटा सिटी। और एनोनिमस का कहना है कि अकेली लोलिटा सिटी पे 100 GB की वीडियोस पड़ी थी। तो सोचो पूरी 40 वेबसाइट पे कितना होगा और पूरे डार्क वेब पे कितना होगा। और ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट 2015 में एक बार फिर हुआ, और इस बार इसमें FBI भी इन्वॉल्व थी। 2015 में डार्क वेब की सबसे बड़ी हैरेसमेंट वेबसाइट प्लेपेन, जिसको FBI ने बाद में बंद करवा दिया, और 1500 विजिटर्स के कंप्यूटर को हैक कर लिया गया। और हर हफ्ते 11,000 नए लोग प्लेपेन पर आते थे। अब ये सब जानने के बाद आप में से कुछ स्मार्ट लोगों ने एक प्रॉब्लम को एड्रेस कर दिया होगा, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डार्क वेब से कोई चीज खरीदते हो तो क्या वो आप सच में खरीद रहे हो या फिर आप उसके खाली पैसे दे रहे हो। और इसमें कोई शक नहीं कि इसके फेक होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और सबसे बड़ा डर ये कि अगर आपने डार्क वेब के किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपके कंप्यूटर में ट्रोजन आ सकता है या फिर मालवेयर आ सकता है। तो डार्क वेब का तो पता नहीं, लेकिन आपकी आंखों का पार्ट जरूर डार्क हो जाएगा अगर वो रैंसमवेयर हुआ तो प्लीज डार्क वेब से दूर रहो। सुनो समझो पर चलाओ मत, क्योंकि जरूरत नहीं। बट स्टिल देयर आर 2 मेजर्स प्रॉब्लम। नंबर 1, डार्क वेब के ऊपर कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है और वहाँ पे वो कुछ भी क्लेम कर सकता है, जैसे कि आप हमारे यहाँ हिटमैन्स हायर कर सकते हो या फिर हम हैकिंग की सर्विसेज देते हैं एटसेट्रा। तो ये पता करना इम्पॉसिबल है कि कौन सा असली है और कौन सा फेक। द सेकंड प्रॉब्लम ऑन द डार्क वेब इज, और वो है आपकी सिक्योरिटी, यानी कि आप ट्रैक हो सकते हो। और अब आप यकीनन ये कहोगे कि आपने तो कहा था कि हम ट्रैक नहीं हो सकते। मैंने सच ही कहा था कि आप ट्रैक नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि अगर आप में से कोई बहुत बड़ा बेवकूफ है, या बहुत बड़ा बेवकूफ भी नहीं, या फिर कह लो कि आप में से कोई समझदार नहीं है, तो वो ट्रैक हो सकता है। In the final episode of this series, we will talk about the most dangerous part of internet, called as the red room.
क्या ये सच में होता है या फिर ये एक अफवाह है। और इसके साथ अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 2 के लास्ट में 2 पॉइंट्स पे वीडियो को एंड किया था। नंबर 1 ये कि 1500 विजिटर्स को FBI ने पकड़ लिया था, लेकिन किस तरह से पकड़ा था ये मैंने आपको नहीं बताया था। नंबर 2 ये कि आप ट्रैक हो सकते हो, लेकिन किस तरह से ये भी आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रेड रूम से कि आखिर रेड रूम होता क्या है। रेड रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, और ये ऐसी वैसी लाइव स्ट्रीम्स नहीं होती। यहाँ पर कोई किसी की उंगली काट रहा है, कोई किसी का हाथ काट रहा है, कोई किसी का सर काट रहा है, मतलब लिटरली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कंप्लीट टॉर्चर दिखाया जाता है आपको। और जो इस लाइव स्ट्रीम्स के अंदर व्यूअर्स होते हैं वो बिटकॉइन के अंदर डोनेशन देते हैं, और हर डोनेशन के साथ वो एक रिक्वेस्ट देते हैं, यानी कि इसका सर काट दो, इसका हाथ काट दो या इसकी उंगली काट दो। और जिसका डोनेशन सबसे ज्यादा होता है उसकी रिक्वेस्ट मान ली जाती है। सुनने में कितना खतरनाक लगता है, क्योंकि अगर किसी ने डार्क वेब के ऊपर हाइपोथेटिकल कहानी बनानी है तो जितनी हो सके बनानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि जो व्यूअर्स होते हैं वो लाइव स्ट्रीम को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अब मेन बात ये आती है कि किसी को पता ही नहीं कि रेड रूम पर जाते कैसे हैं, और ना ही किसी के पास कोई रिकॉर्ड है कि वो रेड रूम पर गया था और उसने ऐसा वैसा कुछ देखा। मतलब A to Z मिला के बातें सब लोगों के पास है, लेकिन एक्चुअल में प्रूफ किसी के पास नहीं। और अब क्योंकि रेड रूम एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट बन चुका है डार्क वेब का, तो यकीनन बहुत सारे फेक रेड रूम्स तो खुलने थे ही, और वो खुल चुके हैं, और बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और बिटकॉइंस के अंदर डोनेशंस देते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। और इस केस में होता क्या है कि ये जो सो कॉल्ड रेड रूम होते हैं ये रेडिट से कोई फुटेज उठा के प्ले कर देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जी लाइव स्ट्रीम्स हो रही हैं। खैर सबसे पहले मुझे कॉमन सी चीज बताएं कि अगर किसी ने रेड रूम को देखा है या फिर वो जाके लाइव स्ट्रीम को देखता है तो लोगों को कुछ तो पता होता, लेकिन यहाँ पर लोगों को कुछ भी नहीं पता। बस ये पता है जी रेड रूम पे मर्डर होते हैं, रेड रूम पे वो, रेड रूम पे ये। और अगर अभी भी आप यूट्यूब पर सर्च करें कि रेड रूम होता क्या है तो आपको लाखों की तादाद में वीडियोस मिल जाएंगी कि रेड रूम पे ये, रेड रूम पे वो। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर कोई ये लाइव स्ट्रीम कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? ऑब्वियसली पैसों के लिए। और अगर वो पैसों के लिए कर रहा है तो बहुत सारे लोग रेड रूम्स के बारे में जानते हैं, तो यकीनन उसके पास बहुत सारे पैसे भी होंगे और वो जरूर चाहेगा कि उसकी लाइव स्ट्रीम ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। लेकिन यहाँ पे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि रेड रूम पर जाना कैसे है। और मुझे तो ये बिजनेस कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, और यकीनन कुछ लोगों को मेरी बात नॉनसेंस लग रही हो। तो चलो प्रूफ के साथ बात करते हैं। एक वीडियो है जिसमें एक साइबर क्रिमिनल का इंटरव्यू हो रहा होता है और उससे सवाल किया जाता है कि क्या रेड रूम होते हैं या नहीं। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन उसने ये भी कहा कि ना मैंने कभी देखा और ना मैंने कभी सुना और ना मैंने कभी चलाया। I have never heard of it, never seen it, never heard of it talked about. और इवन के वो लाइव शर्तें लगाता है कि अगर रेड रूम्स वाकई में है तो लाओ लाके दिखाओ मुझे। I've even been in bets, but they don't exist. और एक मेन बात, टॉर में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको लाइव स्ट्रीम दिखा सके। और अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 के अंदर मैंने आपको कहा था कि जो टॉर के अंदर रिक्वेस्ट जाती है वो जाती है रिलेस के थ्रू, और उसकी लेटेंसी की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। और एक लाइव स्ट्रीम को देखना टॉर नेटवर्क के ऊपर तो एक बहुत ही बोरिंग सी चीज हो जाती है, मतलब कि आपको सिर्फ वो एक बफरिंग वाला सर्कल ही दिखेगा। और हाँ, ऐसी वीडियो आपको डार्क वेब पे जरूर मिल जाएंगी जो कि इतनी घटिया होंगी कि आपको शायद रात को नींद भी ना आ सके। और ये रेड रूम जैसा कंसेप्ट जिसका कोई प्रूफ ही नहीं, एटलीस्ट इसके ऊपर मैं तो बिलीव नहीं करता। और ऐसी स्ट्रीम्स हमारे सरफेस वेब के ऊपर ज्यादा होती हैं। 2017 की बात है कि 4 लोगों ने एक डिसेबल पर्सन को फेसबुक लाइव स्ट्रीम के ऊपर टॉर्चर किया था, और अगर आप वो वीडियो देख रहे हो तो शायद आपको कुछ दिनों तक नींद भी ना आ सके। तो इसके लिए आपको डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं, सरफेस वेब की खुद की दुनिया ही इतनी खतरनाक है। सो प्रूफ आपके सामने है कि या तो रेड रूम होता नहीं है, और अगर होता है तो जैसा बताया जाता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं। और अभी तक डार्क वेब पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिर्फ एक मिस्ट्री है, तो वहाँ पे ना जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप ट्रैक हो सकते हो। खैर इस सबको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी बात कि टॉर आपको एनोनिमस रखने की पूरी कोशिश करता है, और वो यकीनन आपकी खुद की गलती होगी जिसकी वजह से आप पकड़े जाओ। और अगर आपको लगता है कि आप गलती नहीं करोगे तो याद करो सिल्क रोड के ओनर के साथ क्या हुआ था। उसकी एक गलती की वजह से FBI ने उसको पकड़ लिया था, और अगर वो कर सकता है तो हम किस खेत की मूली हैं। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डार्क वेब को सर्फ करना इलीगल नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाके कोई इलीगल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, यानी कि कुछ खरीदने लग जाओ, तो तब बात बिगड़ सकती है, अदरवाइज यू विल बी फाइन। तो अब बात करते हैं कि 1500 विजिटर्स को FBI ने पकड़ा कैसे था। FBI ने ये किया था कि एक मालवेयर को डार्क वेब के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था। उसमें ऐसा था कि जैसे ही कोई यूजर प्ले पेन की वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेगा उसका जो IP एड्रेस होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और अगर FBI को IP मिल गया तो उसके बाद तो गेम ही खत्म हो जाती है। तो अब जैसे ही लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करते गए FBI को IP मिलता गया और FBI उन लोगों को पकड़ता गया। और ऐसे ही हैकिंग के कुछ तरीके होते हैं कि इंटरनेट पे आपका एक क्लिक आपके घर पुलिस को बुलवा सकता है। केस नंबर 2 जो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप डार्क वेब पे गए कुछ गलत चीज खरीदने के लिए, तो आपको क्या पता कि आप किससे खरीद रहे हो, इवन कि आपने रिव्यूज वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन क्या आप फिर भी श्योर हो कि उधर वाली साइड पे कौन है? तो यकीनन आपका जवाब है नहीं,
हम श्योर नहीं है। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो इस चीज की क्या गारंटी है कि उस साइट पे जिससे आप सामान खरीद रहे हो वो एक पुलिस वाला नहीं है। मतलब ऐसा हो सकता है कि पुलिस अथॉरिटी ने कोई ट्रैप बना रखा हो कि आप ऑर्डर करो और जैसे ही आप ऑर्डर रिसीव करो तो आपको पुलिस पकड़ ले। और अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पिज्जा माफिया की वेबसाइट का लिंक ईमेल दिखाया था और याद करो उसमें क्या लिखा था, हमारे पास कोई हिटमैन नहीं है और हम पुलिस के लिए काम करते हैं। तो अगर हमारे सामने एक केस आ सकता है तो फॉर श्योर गारंटी है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी है। केस नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट। ऐसा बहुत बार हुआ है कि डार्क वेब की वेबसाइट को सरफेस वेब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो और अगर वो वेबसाइट किसी पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाती है तो बहुत मुश्किल नहीं होता है उसके ऑनर तक पहुंचना। ठीक उसी तरह जिस तरह सिल्क रोड के ऑनर के साथ हुआ था। सिल्क रोड के ऑनर रॉस विलियम ने भी अपनी डार्क वेबसाइट को सरफेस वेब के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर रखा था और इसकी वजह से FBI को उसका ईमेल मिल गया जिसकी वजह से उसको पकड़ लिया गया। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुलिस वाले उस वेबसाइट के ऑनर को पकड़ लें और अगर किसी ने गलती से इस वेबसाइट से ऑर्डर किया होगा तो उसकी डिटेल्स भी FBI के पास चली जाएंगी। यानी कि किसी ने उस वेबसाइट को यूज किया होगा किसी गलत एक्टिविटी के लिए तो समझो उसका भी खेल खत्म। यानी कि गलती आपकी हो ये जरूरी नहीं, किसी और की गलती भी आपको जेल की हवा लगवा सकती है। केस नंबर 4, अगर आप डार्क वेब से कोई भी चीज ऑर्डर करते हो तो वैसे तो काफी कम चांसेस हैं कि वो आपको डिलीवर हो जाए, पर लेट्स सपोज कि आपका ऑर्डर आपको डिलीवर हो रहा है। सो अब अगर वो फॉरेन से आ रहा है जो कि मोस्ट केसेस में आएगा तो नहीं, तो आप कस्टम में फंस सकते हो। नहीं तो अगर कोरियर वाले को पता चला तो वो भी 100% श्योर है कि वो पुलिस वाले को ही इन्फॉर्म करेगा और जैसे ही वो ऑर्डर डिलीवर करेगा आपको गेट पे पुलिस वाले भी मिलेंगे। सो इसके अलावा बहुत से तरीके होते हैं जो मेथड यूज होते हैं डार्क वेब की इल्लीगल एक्टिविटीज में। खैर मैंने अब आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे ट्रैक हो सकते हो। यानी कि अब अगर आप डार्क वेब को विजिट करना चाहो किसी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए तो आप चारों तरफ से घिरे हुए हो। एक साइड पे आप पुलिस से घिरे हुए हो, एक साइड पे आप हैकर से घिरे हुए हो, एक साइड पे आप रैंसमवेयर से घिरे हुए हो। यानी कि हर तरफ खतरा है। एक लिंक पे क्लिक करके या तो आपके घर पुलिस आएगी या फिर आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर। और अब क्योंकि अथॉरिटीज को इन चीजों के बारे में पता है तो इन्होंने स्पेशल यूनिट्स बैठा रखे होते हैं स्पेशली डार्क वेब को मॉनिटर करने के लिए। तो अब बचना उतना आसान नहीं। देखो अगर आप कोई इलीगल काम नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ अपनी प्राइवेसी को लेकर कंसर्न हो तो आप टॉर यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज देखने में मजा आया होगा और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप टेक वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज।